हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। ये भी आपके रेप्लिकेशन की तरह ही ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रहेगी, लेकिन जो इसमें पॉलीमराइजिंग एजेंट होता है और जो इसकी ओपनिंग साइट होती है वो थोड़ा सा डिफ़र करती है। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि आपका रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज का जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अभी आप लोग को बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्राइमर डिपेंडेंट होता है, बिकॉज उसको 3' OH एंड चाहिए होता है प्राइमर एंड से उसको एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बिना प्राइमर के भी आपका चेन्स को इलोंगेट कर सकता है। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये कह लीजिए उसकी एक्यूरेसी। क्योंकि आपका जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका प्रूफ रीडिंग कर सकता है कि कोई सीक्वेंस आपका गलत तो रेप्लिकेट नहीं हो गया है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में डीएनए पॉलीमरेज के कंपैरिजन में प्रूफ रीडिंग नहीं होती है या बहुत ही कम एक्यूरेसी रहती है। तो इसलिए अगर आपका रेप्लिकेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो कई गुना मल्टीपल टाइम्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फॉर्म में दिखाई देती है। अगर आप आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 2 अल्फ़ा यूनिट्स रहती हैं जिसको हम अल्फ़ा डैश और अल्फ़ा डबल डैश, बीटा, बीटा डैश और आपका ओमेगा सब यूनिट बोलते हैं। इसमें जो बीटा सब यूनिट्स रहती हैं वो काफ़ी सबसे लंबी सब यूनिट्स होती है, और इसमें जो अल्फ़ा सब यूनिट रहती है वो इसका एक्टिव पार्ट बनाती है और जो उसके बेस पे प्रेजेंट रहती है। इसी हिस्से पे आपका जो है मैग्नीशियम आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इसको अपना काम करने के लिए इनकी एज अ कोफैक्टर नीड होती है। अब जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अगर सिंगल है तो उसको हम लोग आपका जो है एपो एंजाइम्स कहेंगे। और जब वो अपने एक फैक्टर से बाइंड हो जाता है, अपनी सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिग्मा काम करता है वो है सिग्मा 70। तो अगर आपका सिग्मा से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है देन इसको हम लोग होलो एंजाइम्स बोलते हैं, जहाँ से ये अपनी एक्टिविटी को शुरू कर सकता है। जनरली जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें आपके ये 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। एक होती है क्लोज कॉम्प्लेक्स, एक नेक्स्ट होता है ओपन कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट वन इज स्टेबल एंड आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपका जो प्रमोटर रीजन्स होते हैं वहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा, लेकिन अभी तक डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, वो ओपन नहीं होगा। देन उसके बाद जो इसकी सिग्मा फैक्टर होता है इसको रिकग्नाइज करके इसको हेल्प कर देता है ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका जो मेल्टिंग होगी या कह लीजिए जहाँ से डीएनए अनवाइंड होगा वो हिस्से वहाँ से ओपन हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्रिमनॉस बॉक्स भी बोलते हैं। अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊंगी। तो उसके बाद वहाँ से उनकी मेल्टिंग होके और देन आपका जो डीएनए है वो ओपन फॉर्म में आ जाएगा। अब जो स्टार्टिंग के जो 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सब बन भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत स्टेबल फॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज इतना प्रोसेसिंग फॉर्म में नहीं आ पाता है। देन वो जो आपकी शॉर्ट 10 नियर बाई 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस बनी होती है वो निकल जाती है और इसे हम लोग एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उसके साथ ही आपका जो सिग्मा फैक्टर होता है वो भी रिमूव आउट हो जाता है। और देन आपका जो आरएनए पॉलीमरेज आपको मैंने बताया था कि ये दोनों बाइंड रहते हैं, तो सिग्मा फैक्टर निकलने के बाद तो ओनली रिमेनिंग एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। अब वही आपका एक मेन एंजाइम की तरह इससे आगे को काम करेगा, और अब वो 10 बेस पेयर से ज़्यादा का राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने में कैपेबल होगा और वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज होगा टिल आपका इसका टर्मिनेशन आने तक। तो देख लेते हैं हम लोग इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या रहता है।
जनरली जो आपका डीएनए रहेगा जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है, तो ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है अपने एंजाइम के केसेस में भी। इसके अलावा जो आपका रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो तो पूरे ऑलमोस्ट हर डीएनए के हर पार्ट का रहता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सेलेक्टिव रीजन्स में से ही डीएनए से एमआरएनए बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही बनेगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा डीएनए का ही ट्रांसक्रिप्शन पूरा हर बार हो। तो इसमें जो इसके ओपनिंग साइट रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक रहते हैं आपका अपस्ट्रीम रीजन्स, एक -35 के पास और एक -10 के पास, एंड देन उसके बाद जो रीजन आएगा वहाँ पे आता है आपका +1, जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस शुरू होती है। वाई वी इंडिकेटेड माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड्स को सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग अपस्ट्रीम रीजन्स के सीक्वेंस या फिर माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, एंड जो राइट हैंड साइड को रहेंगे उन्हें हम डाउन स्ट्रीम्स के सीक्वेंस या फिर प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसमें जो इनके सीक्वेंसेस आपको मैंने लिख के भी लिखे हैं कि आपका -10 जो होता है AT रिच सीक्वेंस होता है, और इसे हम लोग प्रिमनॉस बॉक्स भी बोलते हैं। यूकैरियोट्स में इसी को हम टाटा बॉक्स के फॉर्म में भी देखेंगे आगे। तो आपका जो -10 और -35 है, इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 17 से लेकर 19 न्यूक्लियोटाइड के बीच की गैपिंग हम देख सकते हैं। तो ये 2 रीज़न क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइज कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिग्मा 70, तो उसकी बहुत सारी यूनिट्स रहती हैं, तो उसकी जो सिग्मा 2 वाली सब यूनिट होती है वो -10 को पहचान पाती है, और सिग्मा 4 जो होता है वो -35 को पहचान पाता है। तो सिग्मा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर RNA पॉलीमरेज टू बाइंड विद DNA इन स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है। तो बिना सिग्मा फैक्टर के ये इन ओपनिंग साइट्स को या जहाँ ट्रांसक्रिप्शन साइट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, तो सिग्मा फैक्टर की इंपॉर्टेंस वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये -10 और -35 को रिकग्नाइज कर देगा, बिकॉज -10 इज़ अ AT रिच रीजन। तो यहाँ से आपका जो DNA है उसका अनवाइंडिंग या मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है, देन उसके ऊपर RNA पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ है। इसमें जो आपका मैंने आपको बताया अपस्ट्रीम रीजन्स होते हैं, वहाँ पे RNA पॉलीमरेज का जो CDT रीजन्स होता है उसकी अल्फा सब यूनिट, ये इसकी टेल भी बोली जाती है, वो आके बाइंड हो जाती है। तो ये अपस्ट्रीम रीजन पे बाइंड होगा, तो इस तरीके से बिल्कुल सही लोकेशन पे आके बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मा फैक्टर। देन -10 से जो DNA है वो आपका अनवाइंड हो जाएगा, और आपका जो RNA पॉलीमरेज है फिर स्लाइड करता हुआ यहाँ से आपका +1 तक आ जाएगा। तो जैसे ही वो +1 तक आएगा, वहाँ से आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। एक टाइम पे DNA का एक ही टेम्पलेट या एक ही स्टैंड जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है, क्योंकि नहीं तो आपके 2 डिफरेंट टाइप के mRNA एक ही DNA के से सिंथेसाइज हो जाएंगे, बिकॉज बोथ स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और दोनों के mRNA जो होंगे वो डिफ़र कर जाएंगे। तो इसलिए एक टाइम पे एक ही सीक्वेंस जो होता है या एक ही स्टैंड जो होता है वो आपका ट्रांसक्राइब होता है। तो इस तरीके से आपका +1 से जहाँ वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। आपके लगभग 10 बेस पेयर या 12 बेस पेयर के नियर वो बना पाता है, और जैसे ही इतने बन पाते हैं तो आपका RNA पॉलीमरेज जो है यहाँ से इस चेन को अबॉर्ट कर देगा, बिकॉज मैंने आपको बताया इसकी प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही वो 10 बेस पेयर या 12 बेस पेयर का राइबोन्यूक्लियोटाइड निकल जाएगा, उसके साथ आपका सिग्मा फैक्टर भी रिमूव आउट हो जाता है, और इनके रिमूव आउट होते ही आपका जो RNA पॉलीमरेज है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, और अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेंगी वो 10 बेस पेयर से काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी, जब तक कि आपका कंप्लीटली आपका टर्मिनेशन सिग्नल नहीं आ जाता है। तो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।